नमस्कार। आज तारीख है 9 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। और शुरुआत में ही विद्यार्थियों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं। आज हम 5 बड़े आर्टिकल्स का डीप डाइव करने वाले हैं। बिल्कुल। पहला टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस और तमिलनाडु के गवर्नर का जो नया विवाद सामने आया है। दूसरा मुद्दा एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। तीसरा टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है, यानी इंडिया और कनाडा के नए अहम इकोनॉमिक टाइज। चौथा आर्टिकल थोड़ा सेंसिटिव है। ये केयर इकोनॉमी में काम करने वाली उन महिलाओं पर है जिन्हें वर्कर नहीं बल्कि सिर्फ वॉलंटियर माना जाता है। और पांचवा टॉपिक हमारे शहरों के डेवलपमेंट से जुड़ा है, जिसे हम 16th फाइनेंस कमीशन के हवाले से समझेंगे। एक जरूरी बात और, इस पूरी डिस्कशन का मिशन स्ट्रिक्टली यूपीएससी सिलेबस के नजरिए से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। हाँ, और इसलिए ये डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। इन एडिटोरियल्स में कई पॉलिटिकल बातें हैं, कुछ लेफ्ट विंग की लग सकती हैं और कुछ राइट विंग की। पर हमारा ये प्लेटफॉर्म किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ना तो सपोर्ट करता है और ना ही विरोध। एकदम। हमारा काम सिर्फ ओरिजिनल सोर्स में दिए गए फैक्ट्स और आइडियाज को टोटली न्यूट्रल तरीके से आपके सामने रखना है। तो चलिए पहले टॉपिक को खोलते हैं। शुरू करते हैं गवर्नर्स वाले मुद्दे से। अभी हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि का ट्रांसफर वेस्ट बंगाल कर दिया गया और केरला के गवर्नर RV आर्लेकर को तमिलनाडु का एडिशनल चार्ज मिल गया। बाहर से देखने पर लगता है कि ये तो एक रूटीन ट्रांसफर है, पर अहम इसकी जो टाइमिंग है ना, जब इलेक्शंस बिल्कुल सर पर है, वो कई सवाल खड़े करती है। सही बात है। और अगर हम इसको डीप डाइव करें तो ये सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट क्राफ्ट का एक बहुत सीरियस मुद्दा है। पिछले कुछ सालों में राजभवन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच का फ्रिक्शन काफी बढ़ गया है। एडिटोरियल में आर्टिकल 176 का जिक्र बहुत डीपली किया गया है। हाँ, क्योंकि तमिलनाडु में गवर्नर ने लगातार चौथे साल असेंबली से वॉकआउट किया था, यानी स्पेशल एड्रेस देने से सीधा मना कर दिया, जो कि कंप्लीटली अगेंस्ट है हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के। बट बात सिर्फ वॉकआउट तक नहीं रुकी। आर्टिकल 200 का भी हैवी मिसयूज हुआ। वही जिसमें बिल्स को रोक कर रखा जाता है। बिल्कुल। नीट एग्जेम्पशन बिल जैसी इंपॉर्टेंट फाइल्स को गवर्नर ने इनडेफिनिट टाइम के लिए अपने पास दबाकर रख लिया। मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और वो राजभवन में जाकर लॉक हो गया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मैं चुप हूं तो मतलब बिल डेड है। ये बहुत ही खतरनाक लॉजिक था, पर यहाँ स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन नोट करना चाहिए। 2023 के पंजाब केस में कोर्ट ने इस लॉजिक को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने क्लियर बोला था कि आप बिल को पॉकेट वीटो की तरह इंडेफिनेटली नहीं रोक सकते थे। और जब फिर भी एक्शन नहीं हुआ तो 2025 में आकर सुप्रीम कोर्ट को एक हिस्टोरिक स्टेप लेना पड़ा। हाँ, डीम्ड असेंट वाला स्टेप। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि अगर गवर्नर फाइल्स पर इंटेंशनली साइन नहीं कर रहे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो साइलेंस को ही हाँ मान लिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत बड़ी एम रोलिंग है। इसने गवर्नर की लिमिट्स तय कर दी हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इस आर्टिकल में दिया है। इन्हीं गवर्नर ने एक बार एक स्टेट मिनिस्टर को यूनिलैटरली डिसमिस कर दिया था। बाप रे, ये तो सीधा सीधा ओवररीच है। और इस ओवररीच पर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को इंटरफियर करना पड़ा था। उन्होंने गवर्नर को ऑर्डर दिया कि भाई अपना डिसीजन तुरंत वापस लीजिए। तो इस सबसे कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टेट्स की अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी होती है जिसे बाईपास नहीं किया जा सकता। और यही पॉइंट हमारे दूसरे टॉपिक का बेस बनता है, जो कि है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी ONEE। देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने 129th अमेंडमेंट बिल 2024 प्रेजेंट कर दिया है। अब इसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि इलेक्शन का पैसा बचेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कम होगा और पॉलिसी पैरालिसिस नहीं आएगा। सुनने में तो ये सब काफी लॉजिकल और प्रैक्टिकल लगता है, पर अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है। एडिटोरियल ने इंडोनेशिया का बड़ा ही आंखें खोलने वाला एग्जाम्पल दिया है। इंडोनेशिया ने 2019 और 2024 में नेशनल और रीजनल इलेक्शंस एक ही दिन करवाए थे। और उसका नतीजा पता है क्या निकला? एक दिन में इतना मैसिव इलेक्शन कंडक्ट कराने के प्रेशर और लॉजिस्टिक्स फेलियर की वजह से 2019 में 1000 से ज्यादा इलेक्शन वर्कर्स की डेथ हो गई थी। 1000? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिजास्टर था। पूरा डिजास्टर। और 5000 लोग सीवियरली बीमार पड़ गए थे।
2024 में भी ऐसी हालत थी वहां। इसीलिए वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आगे से एक साथ इलेक्शंस पर बैन लगा दिया। बिल्कुल, उन्होंने रूल किया कि 2029 से नेशनल और लोकल इलेक्शंस अलग-अलग ही होंगे। जो चोट इंडोनेशिया खा चुका है, हम वही गलती करने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी बहुत सॉलिड है। प्रपोज्ड आर्टिकल 82A में एक नया प्रोविजन है अनएक्सपायर्ड टर्म इलेक्शंस का। इसको थोड़ा खोलिए। देखिए, ये प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। मान लीजिए किसी स्टेट में आज इलेक्शन हुए, पर वहां सरकार किसी वजह से 2 साल में ही गिर गई। तो रूल्स के हिसाब से वहां दोबारा इलेक्शंस होंगे? हाँ, नए इलेक्शंस तो होंगे, पर प्रपोज्ड 82A कहता है कि वो नई सरकार पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगी, वो सिर्फ बचे हुए 3 साल के लिए आएगी। यानी उसे अनएक्सपायर्ड टर्म ही मिलेगा, ताकि साइकिल सेंटर के साथ मैच होती रहे। जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के विजन के अगेंस्ट है। उन्होंने स्टेबिलिटी से ज्यादा गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पर फोकस किया था। अगर मैंडेट्स प्रोविजनल बन जाएंगे तो स्टेट्स तो टोटली सेंटर के कैलेंडर पर डिपेंड हो जाएंगे। और इसी पॉइंट पर एडिटोरियल 1994 के एसआर बोम्बई केस का हवाला देता है। वहां 9 जज बेंच ने क्लियर किया था कि फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी स्टेट्स कोई म्युनिसिपैलिटी थोड़ी है, उनकी अपनी पहचान है। ONOE इस बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करता है। सही बात है। अब वो पैसे बचाने वाले आर्ग्यूमेंट पर आते हैं। डेटा देखा जाए तो आज इलेक्शंस का पूरा कॉस्ट हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.03% है, यानी लगभग 4500 करोड़ रुपए। सिर्फ 0.03%? हाँ, तो सवाल ये है कि क्या इतने से पैसे बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को दांव पर लगाना ठीक है? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी मल्टीपल इलेक्शंस होते हैं। वहां ये कॉन्टिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिससे गवर्नमेंट्स अलर्ट रहती हैं। खैर, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन की इस कॉम्प्लिकेटेड बहस से थोड़ा बाहर निकलते हैं। चलिए अब कनाडा चलते हैं। मेरा मतलब है इंडिया कनाडा इकोनॉमिक रिलेशंस पर आते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 वाली इंडिया विजिट बहुत हेडलाइंस में रही। क्योंकि पिछले कुछ वक्त से डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी टेंस चल रहे थे वहां पे। पर ये विजिट प्योरली कमर्शियल थी। यहाँ एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है डिप्लोमेसी में। दोनों देशों ने अपना सीपा नेगोशिएशंस दोबारा शुरू कर दिया है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें टारगेट है 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $70 बिलियन तक ले जाने का। सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस है। जैसे केमिको के साथ इंडिया का 2.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स का यूरेनियम डील हुआ। इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन और न्यूक्लियर पावर के लिए सिक्योर यूरेनियम सप्लाई चेन बहुत जरूरी है। फिर आप टेक सेक्टर देखिए। हमारी कंपनी HCL वहां भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज में सन लाइफ और आदित्य बिरला का नया टाई अप हुआ है। पर इसमें सबसे मैसिव फिगर तो कैनेडियन पेंशन फंड्स वाला था। वो बिल्कुल गेम चेंजर है। फेयरफैक्स और ब्रुकफील्ड जैसे कैनेडियन फंड्स ने अहम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में $100 बिलियन से ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है। यानी एक तरफ डिप्लोमेट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस फ्रीली फ्लो हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए यही सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट है आज के ग्लोबल सिनेरियो का। जियोपॉलिटिक्स कितनी भी टेंस क्यों ना हो, जियो इकोनॉमिक्स अपना रास्ता निकाल ही लेती है। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल चाहिए और कैनेडियन पेंशन फंड्स को सेफली ग्रो करने के लिए एक बड़ा मार्केट। ये क्लासिक विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। अब हम उन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंटरनेशनल ट्रेड से आकर देश के अंदर की उस इकोनॉमी पर बात करते हैं जो सबसे इनविजिबल है। आप केयर इकोनॉमी की बात कर रही हैं। हाँ, सेंट्रल बजट 2026-27 में गवर्नमेंट ने 1.5 लाख नए केयर गिवर्स को ट्रेन करने का प्रपोजल रखा है। सुनने में ये एक बहुत अच्छा मूव लगता है। नई जॉब्स क्रिएट होंगी। और एडिटोरियल एक बड़ा पैराडॉक्स हाईलाइट करता है। एक तरफ आप नई फोर्स ट्रेन कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ आज जो 50 लाख महिलाएं फील्ड में काम कर रही हैं, उनका क्या? जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हमारी, साथ ही मिड डे मील वर्कर्स भी। ये वो लोग हैं जो पूरे रूरल हेल्थ और न्यूट्रिशन को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। कोविड के टाइम इन्हीं महिलाओं ने फ्रंटलाइन पर जान दी। पर अहम सिस्टम इन्हें एम्प्लॉय नहीं मानता। इन्हें सिर्फ वॉलंटियर या हॉनरेरी वर्कर कहा जाता है। और सैलरी के नाम पर इन्हें एक छोटा सा हॉनरेरियम थमा दिया जाता है। ये तो बहुत बड़ा अनफेयरनेस है। अगर आप किसी से रेगुलर जॉब ले रहे हैं तो उसे प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए। ये अनफेयरनेस सोसाइटी के माइंडसेट से आती है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का एक डेटा लीजिए।
टाइम यूज सर्वे 2024 बताता है कि महिलाएं रोज 140 मिनट डोमेस्टिक केयर वर्क में देती हैं। और पुरुष सिर्फ 74 मिनट, यानी लगभग आधा टाइम। इसे इकोनॉमिक्स में केयर पेनल्टी कहते हैं। केयर वर्क को हम ऑटोमेटिकली औरतों का नेचुरल काम मान लेते हैं और इसीलिए सरकार इसको स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में रखती ही नहीं। इस मेंटालिटी का फायदा उठाकर सरकार रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम वेज, पेंशन या मैटरनिटी बेनिफिट्स देने से बच जाती है। पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर बहुत रेलेवेंट हो जाता है। 2025 का धर्म सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। हाँ, उस केस में कोर्ट ने बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया था। कोर्ट ने क्लियर बोला कि जो काम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटिन्यूअस और एसेंशियल है, उसे आप इनडेफिनिट टाइम के लिए टेम्पररी नहीं बोल सकते। अब आंगनवाड़ी और एएसएचआई का काम तो रोज का और परमानेंट नेचर का है। हेल्थ नेटवर्क उनके बिना चल ही नहीं सकता। इसीलिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO के 5R फ्रेमवर्क का जिक्र इस एडिटोरियल में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मेन पॉइंट्स हैं रिवॉर्ड और रिप्रेजेंट। एकदम सही। रिवॉर्ड मतलब इन केयर वर्कर्स को उनके एसेंशियल काम के हिसाब से फेयर फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और रिप्रेजेंट मतलब जब उनके लिए पॉलिसीज बने तो टेबल पर उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। जब तक ये 2R अप्लाई नहीं होंगे, हम बस सस्ते लेबर का शोषण करते रहेंगे। ऐसा ही कुछ शोषण हमारे शहरों के साथ भी हो रहा है। अब आते हैं आज के आखिरी टॉपिक पर, 16th फाइनेंस कमीशन और हमारे सिटीज की फाइनेंशियल हेल्थ। डेटा देखिए तो शहर इंडिया की 67% GDP जनरेट करते हैं और लगभग 90% गवर्नमेंट रेवेन्यू यहीं से आता है। पर जब बारिश आती है तो यही शहर डूब जाते हैं, रोड्स ब्रोकन हैं और म्युनिसिपैलिटी के पास फंड्स ही नहीं होते। ये पैराडॉक्स फाइनेंस कमीशन के एलोकेशंस में साफ दिखता है। 15th FC में शहरों को 5 साल में करीब 1.3 लाख करोड़ मिले थे, जो कि GDP का सिर्फ 0.13% बनता है। अब 16th फाइनेंस कमीशन ने इस अमाउंट को बढ़ाकर 3.56 लाख करोड़ कर दिया है। एब्सोल्यूट नंबर देखकर लगता है कि फंड 3 गुना हो गया, पर इकोनॉमिक्स रेशियोज पर चलती हैं। अगर 400 लाख करोड़ की एस्टिमेटेड GDP के सामने इसे रखें तो ये आज भी लगभग 0.13% ही है। मतलब प्रैक्टिकली शहरों को उनकी नीड्स के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा प्रोपोर्शन नहीं मिला। ऊपर से इस फंड के साथ जो टाइड ग्रांट्स वाली शर्तें हैं, वो म्यूनिसिपल बॉडीज का सांस रोक रही हैं। हाँ, 20% फंड्स को कंडीशनल कर दिया गया है, जिसमें एक शर्त यह है कि म्यूनिसिपैलिटी को अपने सोर्स से यानी ओन सोर्स रेवेन्यू से हर घर से 1200 रुपए जुटाने होंगे। अब सोचिए, अर्बन लोकल बॉडीज के पास पहले ही टैक्स कलेक्शन की पावर्स लिमिटेड है। अगर वो ये OSR टारगेट नहीं मीट कर पाते तो सेंटर से मिलने वाला वो टाइड ग्रांट भी रुक जाएगा। ये तो उनकी जो थोड़ी बहुत फिस्कल ऑटोनॉमी बची थी, उसको भी खत्म करने वाली बात हो गई। इसके अलावा एडिटोरियल में पेरी अर्बन मर्जर वाले इंसेंटिव का भी विरोध हुआ है। 10,000 करोड़ का इंसेंटिव रखा गया है इसके लिए। कहा जा रहा है कि शहर अपने आसपास के गांव को खुद में मर्ज कर लें। पर स्टेट्स लाइक केरला में ये मॉडल टोटली फेल हो सकता है। वहाँ ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन अपने आप में काफी रोबस्ट और सेल्फ सफिशिएंट है। उन्हें जबरदस्ती शहर में मर्ज करने से लोकल डेवलपमेंट तो रुकेगा ही, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव केओस अलग से फैल जाएगा। एक और बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट इस एडिटोरियल ने उठाया है सेस को लेकर। वो फिगर वाकई अहम, काफी शॉकिंग है। हम सब जानते हैं कि सेंटर जो डायरेक्ट टैक्स लेता है वो उसे स्टेट्स के डिविजिबल पूल में शेयर करना होता है, पर जो सेस और सरचार्ज सेंटर लगाता है वो उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। और आज की डेट में सेंटर का सेस कलेक्शन बढ़ते बढ़ते GDP का 2.2% हो गया, करीब 8.8 लाख करोड़ रुपए। ये सेस मेन रूप से एजुकेशन सेस और पेट्रोल पर लगने वाले टैक्सेस है, जो मोस्टली अर्बन एरियाज ही पे कर रहे हैं। पर ये मैसिव अमाउंट सिटीज को वापस नहीं मिलता। एडिटोरियल का कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि शहरों को अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करने दो। सेंटर एक डिक्टेटर की तरह मैक्रो मैनेज ना करे, बल्कि एक फैसिलिटेटर बने। तो ओवरऑल अगर हम आज के इन 5 मुद्दों को देखें तो एक धागा सब में कॉमन नजर आएगा। बिल्कुल, इन सब में सेंट्रल कंट्रोल वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की डिबेट छुपी हुई है। चाहे तमिलनाडु में गवर्नर का ओवररीच हो या फिर ONEP से इलेक्शन साइकिल को सेंटर से सिंक करने की कोशिश, या फिर इकोनॉमी में उन महिलाओं को उनका हक देना जिन पर एक्चुअली सिस्टम डिपेंडेंट है। और सेम चीज शहरों के साथ है, जो ग्रोथ इंजन्स हैं पर पावर नहीं रखते। UPSC प्रेपरेशन में यही कनेक्टिंग द डॉट्स सबसे जरूरी स्किल होती है। और इस पूरे डिस्कशन से एक बहुत बड़ा थॉट निकल कर आता है, जो शायद सीधे इन आर्टिकल्स में ना लिखा हो। हाँ, एक मेटा एनालिसिस अगर हम करें
तो देखिए, एक तरफ हम वन नेशन वन इलेक्शन लाकर पॉलिटिक्स को भयंकर रूप से सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ फाइनेंस कमीशन के थ्रू स्टेट्स और सिटीज के फंड्स को सेंट्रल कंडीशन से टाइटली बांधा जा रहा है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले कुछ दशकों में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म को एक नए तरीके से डिफाइन करने पर मजबूर हो जाएगा? क्या स्टेट्स को अपनी बची खुची ताकत और फाइनेंशियल आज़ादी बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल को पूरी तरह फिर से लिखने की मांग करनी पड़ेगी? क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर्स तो अब धुंधला होता जा रहा है। ये सच में एक ऐसा प्रोवोकेटिव सवाल है जिस पर हर सीरियस विद्यार्थी को खुद डीप थिंकिंग करनी चाहिए। करंट अफेयर्स को सिर्फ रटना नहीं है, उसके आगे का ट्रेजेक्टरी भी जज करना आना चाहिए। बहुत अहम पॉइंट है ये। तो इसी थॉट के साथ हम आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस को यहीं रोकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्वर्सेशन से आपको इन कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर काफी क्लैरिटी मिली होगी। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और इस डीप डाइव का कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप उसको रिवाइज कर सके। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के साथ एक नए डीप डाइव में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।